तो आज की इस वीडियो में द ब्यूटी सीरीज के बाकी के एपिसोड 6, 7, 8, 9, 10, 11 को कवर करूंगा और इसी के साथ पूरा रिकैप आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। इसी के साथ बहुत सारे सवालों का खुलासा भी आगे इस वीडियो में होने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जरूर अंत तक देखें। अगर आपने किसी कारणवश अपने पहला वाला पार्ट मिस कर दिया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कार्ड सेक्शन में मिल जाएगा। आप जाके उस पार्ट को जरूर देखकर ही इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसी के साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को हाइप लाइक जरूर करें। बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब डॉक्टर ली को दिखाया जाता है जहाँ ये पता चलता है कि उसे किसी फ्लाइट में ले जा रहा था और उसे कुर्सी से बांध कर रखा गया था। लेकिन बायरन क्या कर रहा था? बायरन अपनी इस प्राइवेट जेट के एयर होस्टेस के साथ वो मजे ले रहा होता है और ये सब कुछ वो डॉक्टर ली को दिखा दिखा के कर रहा था। बायरन को अपना ये नया शरीर काफी पसंद आ चुका होता है और ये सब कुछ करने के लिए उसका इरादा था और फाइनली उसे एक नया चेहरा मिल चुका है जिसका वो अच्छे से इस्तेमाल कर रहा था। अब ये देखते हुए डॉक्टर ली कहता है कि शायद उसे पता नहीं है कि जो सीरम उसके अंदर है इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स उसे पता नहीं है। अब ये जानने के बाद बायरन थोड़ा सा कंट्रोल में आ चुका होता है और वो ली से पूछता है वो क्या कह रहा है, जिसके जवाब में ली कहता है कि उसने शायद प्रेजेंटेशन में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसने बताया था कि इसके ऊपर ज्यादा ट्रायल्स नहीं किया गया है। किसी भी चीज को डिस्कवर करने के बाद इसके ऊपर सालों टेस्ट चला जाता है, तब जाके इसे परफेक्ट बना जाता है और उसने पहले अपने शरीर में ले लिया और इस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब बायरन थोड़ा सा होश में आता है और कहता है कि उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जिसके बाद बायरन सुन रहा होता है जो कि ली कह रहा होता है। वो कहता है कि वो उसका केयरटेकर बन के रहेगा अगर वो उसे ना मारे, क्योंकि दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जिसके ऊपर कुछ ट्रायल्स करना जरूरी है और वो अपना किसी भी फैसिलिटी सेंटर में जाके वो करवा सकता है प्राइवेटली, और वो जो कहेगा वही करेगा। अब ये सब कुछ समझने के बाद बायरन मान जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि इस सीरम को लेने के बाद वो डॉक्टर ली को उड़ा देगा, लेकिन शायद ऐसा हो ना सका। जिसके बाद बायरन अपने लैविश गाड़ी से वो अपना एक रिसर्च फैसिलिटी सेंटर पहुंच चुका होता है, जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसका वेलकम कर रहे होते हैं। जिसके बाद बायरन नाचते कूदते हुए वो सब कुछ एंजॉय कर रहा होता है। ये सब देखने के बाद ली को विश्वास नहीं रहा होता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। जहाँ हंसते खेलते उसका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और ली कलेक्ट कर लेता है। अब बायरन सीधा अपने घर पहुंच चुका होता है, जहाँ अपनी बीवी को वो डिनर टेबल पे जाकर सरप्राइज देने वाला था। लेकिन फ्रैनी बिल्कुल पहचान नहीं पाया और बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है कि कौन घर में घुस आया है। जिसके बाद फ्रैनी अपने घर के बॉडीगार्ड को बुला रही होती है ताकि इस आदमी को धक्के मार के यहाँ से निकाला जाए। लेकिन बायरन फ्रैनी से ये कहता है कि शायद वो समझ नहीं पाया अपने पति को, वो उसका पति है। लेकिन फ्रैनी अभी भी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, जहाँ वो ये सोचती है कि शायद बायरन पीछे खड़ा है और उसने किसी अनजान आदमी को अंदर भेज दिया है। फिर से बायरन कहता है कि वही उसका पति है, लेकिन फ्रैनी कहती है वो कैसे मान लेगी। जिसके बाद बायरन अपने शर्ट खोलकर एक तिल दिखाता है, जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ फ्रैनी को पता है। जिसे देखने के बाद फ्रैनी पूरी तरह से शॉक हो चुकी होती है और वो कहती है कि सब कुछ उसने कैसे किया। जिसको जवाब में बायरन कहता है कि वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा कुछ ताकि एक रेवोल्यूशन ला सके, एक चेंज ला सके, जो वो उसकी बीवी होते हुए कभी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उसे अपने पर पूरा विश्वास था कि ऐसा कुछ ना कुछ वो बना ही लेगा और इसी वजह से वो भी एक ऑफर देना चाहता है कि जैसे वो ट्रांसफॉर्म हुआ है वो चाहता है कि वो भी ऐसा हो जाए और जिंदगी भर यंग और ब्यूटीफुल दिखे। अब बायरन की बीवी फ्रैनी काफी मुफट होती है और इसी के साथ वो बायरन से नहीं डरती है। वो कहती है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि किस तरह से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन पहले भी वो उसे कभी इम्प्रेस नहीं कर पाया और आज भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि भले वो अपना शरीर चेंज कर सकता है लेकिन अंदर अभी भी वो एक मॉन्स्टर ही है और इसी वजह से वो किसी तरह का डोज नहीं लेगी और उसे कोई शौक भी नहीं है कि वो अपना उम्र घटाकर खूबसूरत बने। अब ये सब बातें बायरन को काफी चुभ रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि अब उसे समझ में आया कि उसके 2 बच्चे उसी की तरह इतने नालायक क्यों हैं। जहाँ मैंने पहले बताया था उनके 2 बेटे हैं, टिग और गुंथर, जो कि आप आगे इसके बारे में जानने वाले हैं। जहाँ बायरन कहता है कि उसे के गार्बेज जीन्स की वजह से उसके 2 नालायक बेटे पैदा हुए हैं, जिसका अगले 50 साल तक उनका ख्याल रखना होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, वो उसका बेटा है, वो संभाले। अब इसके जवाब में फ्रैनी भी कुछ ऐसे मॉक वगैरह कर रही होती है और कहती है कि जो भी डोज बना रहा है कभी न कभी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए का पावरफुल ऐसा बॉडी है जो कि कोई भी ड्रग्स मार्केट में आने से पहले वो टेस्ट करते हैं और क्लियर करते हैं, वहाँ पे तो वो फेल हो जाएगा। जिसके जवाब में बायरन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस लोगों को एक बार टीजर दिखाया जाएगा ये क्या कर सकता है तो उसका बिजनेस ऐसे ही बढ़ेगा, इसके लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ डॉक्टर ली को दिखाया जाता है जो कि इमरजेंसी में वो बायरन को बुला लेता है अपने सेंटर में और कहता है कि उसके ब्लड सैंपल से ऐसा कुछ मिला है जिसे देखने के बाद वो भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। अब बायरन भी सोचने पड़ जाता है कि ली कहना क्या चाहता है, जहाँ उसी की ब्लड सैंपल्स को बड़े स्क्रीन में दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे टाइम पीरियड को बढ़ाया गया कम से कम 855 डेज, जहाँ पे देखने को मिलता है कि ऑटोमेटिक ये ब्लास्ट हो जाते हैं। और इससे समझ में आता है कि अब तक जितने भी मॉडल्स मर रहे हैं सब ने 855 डेज क्रॉस कर चुका है, मतलब 2 साल से ऊपर 2.5 साल से कम इसी टाइम के अंदर ये ब्लास्ट हो रहे हैं और यही ये राज है। अब ये देखने के बाद बायरन बिल्कुल शॉक हो चुका होता है, ये क्या है, ये तो एक बॉम्ब है। जिसके जवाब में डॉक्टर ली कहता है कि रिसर्च के दौरान पता चलता है कि ये सीरम शरीर के अंदर जाने के बाद एक सेल्फ म्यूटेटिंग एक वायरस बन जाता है जो एग्जैक्टली 855 डेज के अंदर ऑटोमेटिक कैटास्ट्रोफिक ब्लास्ट हो जाता है, जो कि साइंस के लैंग्वेज में से इग्नाइशन किटोसिस कहते हैं।
अब ये सब समझने के बाद बायरन गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर ली के पास आकर उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है और कहता है क्या वो मजाक कर रहा है। वो उसके अंदर एक बॉम्ब डाल दिया और उसने इसके बारे में बताया भी नहीं। अगर सीरम के अंदर इस तरह का चीजें होगा तो वो इसे बेचेगा कैसे। डॉक्टर ली सांस नहीं ले पा रहा होता और कहता है कि इसके ऊपर वो काम करेगा, उसे बस वक्त चाहिए। लेकिन बायरन पूरी तरह से पेशेंस खो चुका होता है और वो अपना एक बॉडीगार्ड को बुलाता है जिसका नाम है जेफरसन, जो कि अंदर आ चुका होता है और उसे ऑर्डर देता है कि डॉक्टर ली को खत्म कर देने के लिए वो किसी दूसरे साइंटिस्ट से इसके बारे में वो चेक कराएगा और पता लगाएगा। अब ये कहकर बायरन जा रहा होता है तभी डॉक्टर ली कहता है कि कोई भी बेस्ट ब्रेन्स उसके इस सीरम के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, सिर्फ वही बता सकता है क्योंकि उसने इस वायरस को क्रिएट किया है। अगर उसे एक मौका देगा तो इसके बारे में वो बहुत कुछ पता कर सकता है और फॉर्मूला को परफेक्ट कर सकता है। और इसी के साथ ली बताता है कि वो कुछ स्टेबलाइजर्स और बूस्टर्स को डेवलप करेगा ताकि इस डोज के साथ वो उसे बेच सके और ढेर सारा पैसा कमा पाएगा। अब बायरन को समझ आ चुका होता है कि डॉक्टर ली क्या कहना चाहता है और बायरन के लिए बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है क्योंकि अब तक वो बस इस डोज को बेचने की बात कर रहा था, लेकिन इसके साथ अगर वो बूस्टर को बेचेगा तो और भी पैसा वो कमा सकता है। जिसके बाद डॉक्टर ली के पास आकर वो कहता है कि जितना समय ले सकता वो ले, लेकिन इस फॉर्मूला को परफेक्ट करे, उसे रिजल्ट चाहिए, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर ली कहता है कि वो उसका क्रिएशन है और अब तक इस दुनिया में जो भी डिस्कवर हुआ है पैसे और रिस्क के बिना कुछ भी नहीं हुआ है और इसीलिए उसे समय चाहिए ताकि इसे वो परफेक्ट कर सके। बायरन अपने बॉडीगार्ड को कहता है नहीं मारने के लिए और वो वहां से चला जाता है। कूपर को दिखाया जाता है जो कि जॉर्डन को लेकर एक सेफ हाउस में पहुंच चुका होता है और दोनों साथ रह रहे होते हैं। अब ये समझ में आता है कि दोनों के बीच एक कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, लेकिन कूपर अभी भी अनएक्सप्रेसिव होता है। दूसरी तरफ बॉब को दिखाया जाता है जहां उसकी निजी जिंदगी काफी दर्द भरा है, जो कि दिखाया जाता है उसकी 15 साल की बेटी जोई, जो कि उसके साथ वो बैठा होता है। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और पता चलता है कि उसकी बेटी को प्रोजेरिया रोग है जिसका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं है। तभी बॉब की बीवी जूलियाना पहुंच चुकी होती है, अपनी बेटी के लिए काफी कंसर्न थी और डरी हुई थी ताकि कुछ हो ना जाए। डॉक्टर का ये कहना होता है कि अब तो स्टेबल है। ये सब देखकर समझ में आता है कि बॉब अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ था। अपनी बेटी जोई की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच काफी झगड़े हुआ करते थे। दोनों का यही मानना होता है कि उन्हीं की गलती की वजह से जोई का आज ये हालत है। अगर आपको इस प्रोजेरिया रोग के बारे में नहीं पता है तो आपने पा मूवी देखा होगा, उस मूवी में भी इस रोग के बारे में दिखाया गया काफी हिट फिल्म रही थी। जिसके बाद बॉब को दिखा जाता है वो काफी टेंशन में हो चुका होता है कि अपनी बेटी को लेकर वो क्या करे। अब बायरन के दिखा जाता है जो कि वो बॉब के घर पहुंच चुका होता है, जहाँ कॉलिंग बेल बजाते हुए वो अंदर घुस चुका होता है और कहता है कि वो मेक एंड विश फाउंडेशन से आया है और उसकी बेटी जोई के बारे में वो काफी दिनों से रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था। इसके बाद उसके पास एक सोल्यूशन है जिसको लेकर वो उसके पास आया है। अब ये देखने के बाद बॉब और जूलियाना बिल्कुल सरप्राइज हो चुका होता है कि एक्चुअली वो है कौन जो कि इस तरह से घर के अंदर घुसे आ रहा है। जहाँ बायरन एक बार फिर से बोलता है कि वो एक फाउंडेशन से आया है और इसी के साथ वो एक बायोटेक कंपनी चलाता है। जिसके बाद बायरन दोनों को ये बताता है कि उसने उसकी बेटी को चुना है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसकी बेटी दर्द में है। जूलियाना कहती है कि डॉक्टर ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर वो कैसे करेगा। बायरन का कहना होता है कि उसने ऐसा कुछ बना लिया है जो कि डॉक्टर अब बस सोच ही रहे हैं और वो अब जल्द ही उसे इम्प्लीमेंट करने वाला है, जिसके लिए उसने उसकी बेटी को चुना है। अब बॉब का ये कहना होता है कि उसकी बेटी को चरा बनाना चाहता है अपने ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए। बायरन का कहना होता है कि उसके पास ऐसे कुछ प्रूफ्स है जो कुछ बच्चे थे जो कि बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं, जहाँ पे एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि व्हीलचेयर पे था, लेकिन अचानक अब वो एक फुटबॉल प्लेयर है। अब ये देखने के बाद बॉब कहता है कि इसका तो चेहरा बदल चुका है। बायरन कहता है कि उसका ये डोज एक नए चेहरे को जन्म देता है, जिससे दोनों काफी एक्साइटेड हो चुके होते हैं और इसके बाद बायरन एक इंजेक्शन डोज को दिखाता है। अब ये सुनने के बाद जूलिया काफी एक्साइटेड हो चुकी होती है और कहती है कि इसका जितना भी प्राइस होगा वो सब कुछ बेच देंगे अपनी बेटी के लिए, बस वो अपनी बेटी को स्वस्थ देखना चाहती है। बायरन का ये कहना होता है कि वो इतने दूर उनसे पैसे लेने के लिए नहीं आया, वो बस अपना ये फाउंडेशन चलाता है और वो चाहता है उनकी बेटी को हेल्प करने के लिए। लेकिन बॉब को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा होता है कि सब कुछ इतना फ्री में क्यों देना चाहता है। जिसके बाद वो कहता है कि वो चाहता क्या है। तभी बायरन कहता है कि उसकी डोज की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो रहे हैं और वो चाहता है इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से बंद कर दे और इसी के साथ अपने एजेंट्स को वापस बुला ले और इसके साथ ही कूपर को उसे सौंप दे। अब यहाँ पे बॉब को सब कुछ समझ आ चुका होता है और उसे याद आ गया था इसी ड्रग्स के वजह से कई लोगों की मौत हो रहे थे और वो चाहता है कि ये ड्रग्स उसके बेटी को दे ताकि उसकी बेटी की जिंदगी जो भी बची हुई है वो भी खत्म हो जाए। बायरन का कहना होता है कि कुछ लोगों ने इस ड्रग्स को जरूर लिया था लेकिन उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया और कुछ चीजों का ख्याल नहीं रखा जिस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि उनकी बेटी को ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन बॉब अभी भी नहीं मान रहा होता और कहता है कि उसके पास हिम्मत तो जरूर है कि एक FBI ऑफिसर के घर में आकर वो इस तरह के उसके साथ डील करना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करेगा और कूपर को उसको नहीं सौंपेगा। तभी बायरन कहता है कि वो उसके एजेंट कूपर के ऊपर 24 घंटा निगरानी रखा है और शायद उसे पता नहीं कि उसका ब्यूटीफुल एजेंट जॉर्डन वापस आ चुकी है, जो कि एक नए चेहरे के साथ, और कूपर उसे छुपा के रखा बिना हेडक्वार्टर को बताए। अब वो किसके ऊपर विश्वास करेगा? क्या वो 2 करोड़ का एजेंट उसकी बेटी से बड़ा हो चुका है? अब इस तरह से बायरन दोनों को कन्विंस कर रहा होता है और बॉब भी चुप हो चुका होता है। इसी के साथ बायरन कहता है कि वो एक और ऑफर देना चाहता है और वो ये है कि इस डोज को वो दोनों को भी देगा ताकि वो फिर से यंग हो जाए।
अब इतने सारे ऑफर देने के बाद कौन मना कर सकता है। फाइनली बॉब इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और इसी के साथ बायरन को दिखाते हुए सीन कट हो जाता है। अब जेरेमी और एसेसिन को दिखा जाता है और ये पता चलता है कि दोनों इकट्ठे रह रहे होते हैं और इतने कम समय में दोनों लंगोटिया यार बन चुके होते हैं, जहाँ एक दूसरे से वो अपनी जिंदगी के दुख बांट रहे थे। जहाँ एसेसिन का कहना होता है कि वो लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन बायरन के लिए करना पड़ता है क्योंकि उसने उसे एक नई जिंदगी दी है जब एक्सीडेंट के दौरान उसका मुंह जल गया था और इसी वजह से उसे एक सिल्वर आई पैच पहनना पड़ता है। जिसके बाद एसेसिन कहता है कि उसे पता चल चुका है कि कूपर और जॉर्डन कहाँ है और दोनों निकल चुके होते हैं दोनों को पकड़ने के लिए। अब कूपर और जॉर्डन को दिखाया जाता है जो कि नेशनल सिक्योरिटी डेटा सेंटर में वो पहुंच चुका होता है और यहाँ उन्हें भेजने वाला खुद बॉब है। मतलब बिल्कुल समझ सकते हैं अब उनके साथ क्या होने वाला है। जहाँ कूपर और जॉर्डन ये प्लान करता है कि दोनों अलग अलग रूम में जाएंगे, जहाँ पे कूपर यहाँ पे कुछ ऐसे डेड बॉडीज हैं जो कि ब्यूटी वायरस की वजह से यहाँ लाया गया, उनके ऊपर टेस्ट किया जा रहा है, वो इस सब के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। और दूसरी तरफ जॉर्डन जो कि एक डेटा सेंटर रूम में चला जाता है, वहाँ पे जितने भी फाइल्स है इस डोज के रिलेटेड वो सब कुछ कलेक्ट करेगा। जहाँ जॉर्डन एक पेन ड्राइव डालकर वो सब कुछ कॉपी कर रहा होता है और दूसरी तरफ कूपर सब कुछ कॉपी कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे एक डॉक्टर पहुंच चुका होता है, जिसे देखने के बाद कूपर कहता है कि इस बॉडी का टेस्ट का रिपोर्ट कब तक आ जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्टर बन के आया हुआ था एसेसिन, जो कि कहता है कि इसका टेस्ट का तो पता नहीं, लेकिन उसके लिए बहुत ही बुरी खबर है। अब कूपर समझ चुका होता है कि ये डॉक्टर नहीं है। जिसके बाद एसेसिन कूपर को बंदूक दिखाकर वो बाहर लेके आता है, जहाँ वो अंदर बैठे जेरेमी से कहता है कि पीछे का दरवाजा खोलने के लिए। अब जैसे ही दरवाजा खोलता है तो पता चलता है कि जेरेमी ने जॉर्डन को पहले अगवा करके रखा है। अब एसेसिन कूपर से कहता है कि अंदर बैठने के लिए, जिसके बाद कूपर भी वहाँ बैठ चुका होता है। अब पता नहीं जॉर्डन और कूपर मुस्कुरा रहे थे। अब ये देखने के बाद एसेसिन कहता है कि उनका ये मुस्कुराहट ज्यादा समय तक नहीं होगा क्योंकि बायरन द्वारा दोनों को निपटा दिया जाएगा। अब बॉब और जूलियाना को दिखाया जाता है जो कि बायरन के किसी रिसर्च फैसिलिटी सेंटर में पहुंच चुका होता है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे कि बायरन ने उन्हें वादा किया था। अब ये प्रोसेस शुरू होने से पहले बॉब डर रहा होता है और बायरन से कहता है अगर इसका कोई साइड इफेक्ट्स होगा तो ये उसकी बीवी पर नहीं आना चाहिए। बायरन का जवाब होता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जिसके बाद दोनों को अलग अलग रूम में भेजा जाता है और इसके बाद ब्यूटी डोज उनके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। दोनों को अलग अलग कमरे में रखा जाता है और फिर शुरू हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन और पूरे शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। देखते देखते दोनों एक यंग कपल में ट्रांसफर हो चुके होते हैं, जो कि काफी हॉट एंड हैपनिंग दिख रहा होता है। बायरन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर बिलीव ही नहीं कर पा रहा था और फिर उन्हें बुलाता है उनके बेटे के पास। जिसके बाद दूसरे कमरे में उनकी बेटी को दिखाया जाता है जोई, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी होती है और अपने मई पापा को पहचान लेती है। जिसके बाद तीनों एक दूसरे के गले लगा लेते हैं और बायरन दूर से सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है काश उसकी फैमिली भी ऐसे ही होती। अब बायरन को दिखाया जाता है जो कि वो खुद रिहर्सल कर रहा होता है क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर उसका ब्यूटी डोज मार्केट में आने वाला है और इसके लिए उसने एक मार्केटिंग एड भी तैयार कर लिया है, जहाँ पे बहुत सारे हॉट एंड हैपनिंग लड़का लड़की को दिखाया जाता है जो कि पहले काले मोटे भद्दे हुआ करते थे, लेकिन इस डोज के शरीर के अंदर जाने के बाद वो बहुत ही हॉट सेक्सी बन जाते हैं। जहाँ बायरन का ये प्लान होता है कि इस एड को डायरेक्टली वो बहुत सारे लोगों के मोबाइल फोन में भेजने वाले हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके किसी सेंटर्स में जाके संपर्क करेंगे और उन्हें भी इंस्टेंट मैगी की तरह सुंदरता मिल सकता है। दूसरी तरफ जेरेमी और एसेसिन को दिखाया जाता है जो कि कूपर और जॉर्डन को बायरन के यहाँ लेके जा रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें बंदी बनाया जाएगा और उनके साथ पता नहीं क्या होगा। जिसके बाद देखते देखते उनकी गाड़ी किसी सेंटर में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे कुछ अलग तरह के गार्ड्स दिखाया जाता है, जहाँ कूपर लड़ने की कोशिश करता है लेकिन जबरदस्ती उन्हें उतारा जा रहा होता है। एसेसिन और जेरेमी दूर से देखते हुए कह रहे होते हैं कि उनका पहला काम हो चुका है, लेकिन शायद दोनों को ये नहीं पता होता है कि उनके साथ भी खेला हो गया था। अब यहाँ पे दिखाया जाता है टिक और गुंथर जो कि बायरन के दो बेटे हैं, जहाँ उनकी माँ फ्रैनी गुंथर का आज बर्थडे है, उनके लिए सब कुछ प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होते हैं खाने पीने का और कुछ ही देर के अंदर बायरन भी वहाँ पहुंच चुके होते हैं। अब बायरन दोनों के पास से ऐसे गुजर रहा होता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके दो बेटे हैं। जिसके बाद फ्रैनी के बताने के बाद बायरन को पता चलता है कि उसके बड़े बेटे गुंथर का बर्थडे है, लेकिन अपने बेटे को देखने के बाद उसे खुशी नहीं हो रहा होता है, जहाँ पे कहता है कि उसे घिन आती है इन दोनों से। लेकिन इसके बाद फ्रैनी के कहने पर वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों भाई मिलकर अब एक बिजनेस शुरू करने वाले थे, जहाँ दोनों भाई मिलकर एक पोस्टर लेके आते हैं, जिसे देखने के बाद बायरन पूरी तरह से भड़क जाता है और कहता है कि उनके ऊपर इतने सारे पैसे खर्च किए गए जिससे अगर कंपेयर किया जाए तो एक बड़ा देश वो खरीद सकते हैं। जिसके बाद बायरन दोनों को गाली देकर भगा देता है। अब जब एसेसिन को होश आता तो पता चलता है कि वो एक ऐसे क्वारंटाइन जगह में उसे रखा गया था जहाँ पे बहुत सारे स्किन्स पड़े हुए थे, इतने गंदे थे और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी या फिर उन्हें मार दिया गया था। पता नहीं बायरन इस कमरे में क्या करता होगा, जहाँ पे कूपर आके एसेसिन के सामने कहता है कि जिस पर वो विश्वास करता था उसने उसके बम पे लात मारा
एसेसिन कहता है कि उसने बैरन पर विश्वास किया था, उसे उम्मीद नहीं था कि बैरन उसके साथ ऐसा करेगा। अब जेरेमी को ऐसा लग रहा था कि सबके सब यहाँ मरने वाले हैं, जहाँ पे वो एसेसिन को देखते हुए कहता है कि उसके ऊपर विश्वास किया था, लेकिन इसके बदले उसने क्या किया। एसेसिन कहता है कि उसे भी नहीं पता था। जेरेमी को गुस्सा आ रहा होता है कि अब वो मरने वाला है इस कमरे के अंदर, जिसके बाद वो एसेसिन के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो चुका होता है, जहाँ पे कूपर दोनों को अलग करता है और कहता है इस तरह से झगड़ने से वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, शांत होकर चारों को सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो इन्हीं की तरह मारे जाएंगे। सभी डरे हुए होते हैं और तभी कमरे के अंदर से कुछ सोल्जर्स वगैरह घुसते हैं, जो कि उन्हें यहाँ पे लेके आया था। जेरेमी पहले सरेंडर कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज यह होता है कि यहाँ पे वो सारे सोल्जर्स कूपर को उठा के लेके जाते हैं। जॉर्डन भी डर रही होती है कि सब कुछ क्या चल रहा है। जहाँ ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे कोई नौजवान खड़ा था, और ये नौजवान और कोई नहीं बल्कि बॉब, जो कि अभी अभी वो एक यंग लड़के में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। बैरन के दिखा जाता है जहाँ पे कुछ लोगों के साथ वो मीटिंग वगैरह कर रहा होता है, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसी का बिजनेस पार्टनर डॉक्टर डियाना स्टार्लिंग, जो कि अपना एक रोबोटिक्स कंपनी को संभालती है, और इसी के साथ उसके बहुत सारे सोल्जर्स हैं, जो कि अभी अभी कूपर, जॉर्डन, एसेसिन और जेरेमी को जो पकड़ के उसके सेंटर में लेके आए हैं। ये सारे के सारे डियाना के रोबोटिक्स आर्मी है, जिसका बैरन इस्तेमाल करता है उसके सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे जो बात छेड़ा गया था डॉक्टर डियाना के द्वारा वो ये है, जहाँ बैरन से कहती है कि वो उसका बिजनेस पार्टनर है काफी सालों से, और इस बार वो अच्छी फंडिंग चाहिए ताकि उसकी सिक्योरिटी को और बढ़ा सके। लेकिन बैरन का कहना होता है कि उसने बहुत सारा पैसा ब्यूटी डोज में लगा दिया है और कुछ ही दिनों के अंदर वो लॉन्च करने वाला है, और इसी वजह से उसकी कंपनी को इस बार फंड नहीं दे सकता। डॉक्टर डायना रिक्वेस्ट करती है बैरन से, अगर वो फंडिंग नहीं देगा तो फिर वो अपना सर्विस कैसे दे पाएगा, और वो फिजूल का पैसा खर्चा कर रहा है डॉक्टर रे के ऊपर, जो कि एक ऐसा चीज बना रहा है जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। जिससे बैरन भड़क जाता है और कहता है कि यही फ्यूचर है और इसी से वो बहुत सारा पैसा कमाने वाला है। काफी कोशिश करने के बाद डॉक्टर डायना ये समझ चुकी होती है कि बैरन उसके प्रोजेक्ट के ऊपर और फंडिंग नहीं दे सकता, जिसके लिए वो सोचने पड़ जाती है कि अब वो क्या करेगी। अब कूपर को एक दूसरे कमरे में लाया जाता है, जहाँ पे ग्लास के उस पार से बॉब खड़ा था, और वो कूपर से कह रहा होता है जो बताया जाए वही करे। कूपर को समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, उसे समझ में नहीं आया। जिसके बाद वो करीब जाता है समझने के लिए वो है कौन, जहाँ पे बॉब अपना चेहरा नहीं दिखा रहा होता है। जिसके बाद कूपर एक बार फिर से पूछता है कि वो है कौन और उन्हें यहाँ पे क्यों लेके आया, क्या करने वाला है उनके साथ, जिसका जवाब फिर से बॉब यही दे रहा होता है जो बताया जाए वही करने के लिए। कूपर कहता है कि वो उसके बात को क्यों सुनेगा। बॉब बताता है कि वो उसकी सिचुएशन को नहीं समझ सकता, बस इतना वो बता सकता है कि उसका एक बीमार बेटी है। अब ये बताने के बाद कूपर फौरन समझ चुका होता है कि ये बॉब है। जिसके बाद कूपर गाली देते हुए बॉब से कहता है कि उसने सबको सोल्ड आउट कर दिया है अपने बेटे के लिए, वो बहुत बड़ा कमीना है। इसी तरह से कूपर चिल्ला रहा होता है और बॉब से कहता है कि उन्हें छोड़ देने के लिए। जिसके बाद धमकाते हुए बॉब कहता है जैसा बताया जाए वही करने के लिए। तब तक वहाँ पे सोल्जर्स पहुंच चुके होते हैं और कूपर को वहाँ से घसीट कर निकाल लिया जाता है। फ्रेनी को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटों के लिए काफी टेंस दिख रही थी, क्योंकि उसे पता चला है कि पिछले 3 दिन से उनके बेटों का कोई खबर नहीं है। तभी बैरन वहाँ पहुंच चुका होता है और बैरन से वो यही बात बता रही होती है, क्या उसने दोनों बेटों को देखा है। बैरन का कहना होता है कि उसने दोनों को कहीं भेजा है, उनके बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के साथ साथ वो उनके बिजनेस आइडिया पे फंड भी करेंगे, लेकिन सब कुछ नए तरीके से होने वाला है। अब फ्रेनी को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि बैरन कहना क्या चाहता है, और तभी वहाँ पे दोनों बेटे वहाँ पहुंच चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद फ्रेनी बिल्कुल चौंक सी गई थी। दोनों बिल्कुल नए रूप में आ चुके होते हैं, मतलब उनके शरीर में भी ब्यूटी डोज डाला गया था। जहाँ गोरा वाला होता है टेक और गुंथर थोड़ा सा डार्क हैंडसम होता है। दोनों 20 से 25 साल के करीब दिख रहे होते हैं, और ये सब देखकर फ्रेनी बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही थी। बैरन का ही कहना होता है कि उसने दोनों को फोर्स बिल्कुल नहीं किया, बस उनको समझाया कि बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले उसने सोचा क्यों ना सब कुछ नए तरीके से शुरुआत की जाए, और आज के बिजनेस के दौर पे लुक्स भी मैटर करता है। जहाँ टीक और गुंथर भी अपने माँ से यही कह रहा होता है कि वो बिल्कुल अच्छा फील कर रहा है और उनके एब्स भी आ गए हैं, जिसके लिए किसी तरह कोई एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, और इस ट्रांसफॉर्मेशन से वो काफी खुश है। उनको खुश होता होते फ्रेनी दोनों को गले लगा लेती है, और फ्रेनी का ही कहना होता है कि उनके रूप जैसे भी हो, लेकिन वो अब भी अपने बेटे जैसा वो हमेशा कदर करेगी। ये सब देखते हुए बैरन का कहना होता है कि फाइनली पूरा परिवार एक हो चुका है, जहाँ चारों मिलकर एक दूसरे से गले लगा रहे थे, लेकिन अभी भी फ्रेनी सबसे बिल्कुल भी नाखुश दिख रही थी। फिर कॉपर को जबरदस्ती फिर से उसी क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया था, और ये देखने के बाद जॉर्डन काफी रिलीफ महसूस कर रहे थे कि उसे लगा था कि शायद वो लोग कॉपर के साथ कुछ ना करते। कॉपर जॉर्डन से मिलने के बाद सब कुछ बताता है कि वहाँ पे हुआ क्या था, और यहाँ पे बॉब भी मिला हुआ है, और इसी के साथ बॉब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और भी वॉलंटरली। जॉर्डन बिल्कुल ये समझ नहीं पा रहे थे कि बॉब यहाँ पे कैसे आ चुका है और ये सबसे वो कैसे मिला हुआ है। कूपर का कहना होता है कि ये सब कुछ समझने के बाद उनके पास वक्त नहीं है। उसे लगता है कि बॉब उन्हें बचाना चाहता है, और इसलिए उसने कहा है जो बताया जाए वो करे। जॉर्डन को ये समझ नहीं आ रहा होता है, और दूर से जेरेमी चिल्ला के कहता है वहाँ पे हुआ क्या, क्या वो बताएगा कि सबको उन्हें मारने वाला है। कूपर इसको जवाब में जेरेमी को जवाब देता है और कहता है कि जो होगा उसे पता चल जाएगा। जेरेमी को अभी भी ये लग रहा है कि सबके सब मरने वाले हैं। तभी देखते देखते ऊपर का रूफ टॉप खुल जाता है और 4 सोल्जर रस्से के थ्रू अंदर आ जाते हैं और उनके ऊपर बंदूक दिखा रहे थे। सबके सब डर चुके होते हैं।
तभी एक सोल्जर कहता है कि वो यहाँ पे इसलिए आए ताकि चारों को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। कूपर समझ चुका होता है और आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जॉर्डन रोक देता है। कूपर कहता है कि उसके ऊपर विश्वास करने के लिए सब कुछ सही होगा। जिसके बाद कूपर और जॉर्डन दोनों सोल्जर के पास चले जाते हैं, उनको लिफ्ट कर दिया जाता है और इसी के साथ एसासिन और जेरेमी को भी। जिसके बाद चारों को लिफ्ट करते हुए वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और ये दिखाते हुए सीन कट हो जाता है। अब चारों को घसीट कर एक कमरे में लाया जाता है और जबरदस्ती उन्हें बैठाया जाता है, जहां चारों के शक्ल ढके हुए थे। जैसे कपड़ा हटाया जाता तो पता चलता है कि वहां पे कोई था जिसके इशारे पे सब कुछ हो रहा था, और वो है कौन? डॉक्टर डियाना स्टर्लिंग। उन्हीं की वजह से चारों को वहां से बचाया गया था। जहां डॉक्टर डियाना अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और किस तरह से वो एक रोबोटिक्स डिपार्टमेंट चलाती है बायरन की सिक्योरिटी के लिए। कूपर का जवाब होता है कि वो उन्हें किडनैप करके क्यों लाया, क्या शायद उसे पता नहीं कि एक फेडरल एजेंट को इस तरह से किडनैप करना एक ऑफेंस है। डायना कूपर के सामने आकर कहती है उसे सब कुछ पता है और कुछ काम के लिए उन्हें बुलाया गया है। यहाँ डायना सभी के नाम जानती थी और इसी के साथ वो एसासिन को एंटोनियो कहकर बुला रही थी। मतलब अब जाके ये पता चला कि एसासिन का असली नाम एंटोनिया है। जहाँ पे डॉक्टर डायना सभी को वेलकम करती है, जहाँ वो बताती है कि आने वाले टाइम पे सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है। जिस तरह से बायरन अपना प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि वो अपना ब्यूटी डोज बेचने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और उसने उसका फंडिंग भी रोक दिया है। इसी के साथ डायना ये बता रही होती है कि उसे पता है कि जॉर्डन और जेरेमी ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो बचा सकती है दोनों को एक्सप्लोड करने से। अब ये सुनने के बाद जेरेमी और जॉर्डन पूरी तरह से स्टन हो चुके होते हैं क्योंकि उसे सब कुछ पता है। जिसके बाद डायना एक प्रोजेक्ट फाइल देती है जहाँ पे बायरन के ब्यूटी डोज के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन था और कूपर उसे पढ़ रहा होता है, जहाँ उसे पता चला है कि इसका एक पोस्टर भी है। जिसके बाद जेरेमी भी इंटरेस्ट लेने लगा था। डायना का ये साफ साफ कहना होता है कि अगर वो मदद करेंगे बायरन को इस ड्रग्स को रिलीज होने से पहले बंद करने में, तो भी उनकी मदद करेंगे बूस्टर्स के साथ और भी ऐसे कुछ चीजें हैं ताकि उनकी लाइफ को और एक्सटेंड किया जा सके। चारों सोचने पर जाते हैं, फिर कूपर कहता है कि उन्हें क्या करना होगा। जहाँ डायना बता रही होती है कि अगले 48 घंटे के अंदर बायरन अपना ब्यूटी डोज लॉन्च करने वाला है, उससे पहले अगर उससे निपटा दिया जाए, इसी के साथ ही उसका यह प्लान भी खत्म हो जाएगा और ब्यूटी डोज भी। अब ये सुनने के बाद एसासिन या फिर एंटोनियो एक्साइटेड हो चुका होता है और कहता है कि इसके लिए सबसे बेस्ट वही है, क्योंकि इससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और वो बहुत दूर से ये काम कर सकता है। डायना का ये कहना होता है कि बायरन उससे भी स्मार्ट है क्योंकि उसके पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स है जो कि कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता है और सबका चेहरा उसे पता है। अब कूपर ये बताना चाहता है कि जस्ट 3 मिनट पहले वो उनसे मिला है, वो कैसे उस पर भरोसा करे। डायना का ये कहना होता है कि काफी सालों से वो बायरन को जानता है और बायरन सबसे ज्यादा ट्रस्ट उस पर करता है। अगर वो खुद ऐसा करना चाहेगी तो वो कर नहीं पाएगी और इसलिए चाहता है कि चारों उसकी मदद करे। अब कूपर ये सोच रहा होता है क्या प्लान हो सकता है, तभी उसके दिमाग में प्लान आता है कि बायरन उसे नहीं जानता, अगर वो ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो आराम से बायरन को निपटा सकता है। अभी सुनने के बाद जॉर्डन कहती है कि ये रिस्क ना ले। कूपर का कहना होता है कि उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उससे बचाने के लिए और फिलहाल के लिए यही उसके पास इकलौता प्लान बचा हुआ है। डायना का जवाब होता है कि उसे पता था कि कूपर यही डिसीजन लेगा। जिसके बाद डायना उसी ब्यूटी शॉट को लेकर आ रहा होता है कूपर को इंजेक्ट करने के लिए, जहाँ कूपर रेडी होता है, लेकिन इससे पहले इंजेक्ट करे कूपर कहता है रुकने के लिए। कूपर का कहना होता है कि डोज ऐसे नहीं बल्कि उस तरह से लेगा, जिससे जॉर्डन समझ रही होती है मजे मस्ती करने के बाद, क्योंकि ये डोज 2 तरह से लिया जा सकता है, सेक्सुअली या फिर डायरेक्टली। ये सुनने के बाद डायना भी समझ चुकी होती है और एक सेक्सी वाली स्माइल देती है। अब कूपर जॉर्डन का होटल रूम में इंतजार कर रहा होता है, जहाँ जॉर्डन कपड़े बदल के आने वाली थी, लेकिन वॉशरूम में डर रही होती है। उसे समझ में आ चुका होता है कि ये सब करना सही नहीं है और वो दरवाजा खोलकर वो वहाँ से भागने लगती है। जॉर्डन का कहना होता है कि इससे अच्छा वो बायरन को अपने हाथों से मार डालेगी। वजह ये है कि उसके अंदर वो ये वायरस डालने वाली है। कूपर जॉर्डन को समझाने की कोशिश करता है क्योंकि उनके पास यही प्लान बचा हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसके बाद जॉर्डन समझने लगती है और फिर दोनों का एक कनेक्शन बनने लगता है। देखते देखते दोनों का इंटीमेट सीन शुरू हो चुका होता है और खूब मजे मस्ती होते हैं। लेकिन बीच रात ही कूपर का शुरू हो चुका होता है, जहाँ पे वो ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और दर्द के मारे वो चिल्ला रहा होता है। तभी जॉर्डन जेरेमी और एसासिन को कॉल लगाता है आने के लिए और कूपर का मदद करने के लिए, जो कि उसी होटल में दूसरे कमरे में थे। जैसे जॉर्डन दरवाजा खोलती है, जेरेमी और एसासिन अंदर आते हैं। वो कूपर को देखते हैं कि कूपर चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे। एसासिन ये सोचता है कि यहाँ पे रखना उसे सही नहीं होगा क्योंकि वो किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। इससे अच्छा यही प्लान है कि उसे वॉशरूम के अंदर बंद कर दे। जिसके बाद दोनों उसे खींचकर वॉशरूम में बंद कर देते हैं। जॉर्डन वहां पे खड़ी होकर देखना चाहते थे, लेकिन एसासिन कहता है कि ये खतरा हो सकता है और इसके बाद वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद कूपर जॉर्डन चिल्ला रहा होता है और फिर होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ कूपर आईने के सामने देख रहा होता है कि उसके दांत टूटने लगते हैं और इसी के साथ स्किन का रूप बदल रहा होता है। जिसके बाद वो और जलने लगता है और फिर बेहोश हो जाता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। जिसके बाद अगले सुबह को दिखा जाता है, जहाँ जेरेमी, एसासिन और जॉर्डन वेट कर रहा होता है। तभी उन्हें वॉशरूम से आवाज आ रहे होते हैं और जॉर्डन दौड़ते हुए वो वॉशरूम के पास चले जाती है और तीनों दरवाजा खोलते हैं।
यहाँ देखने को मिलता है कि कूपर चमड़ी फाड़ कर वो निकल रहा होता है, लेकिन उसके साथ खेला हो जाता है, जिसे देखने के बाद सभी के सभी चौंक चुके थे। कूपर ट्रांसफॉर्म तो होता है, लेकिन हो जाता है एक 12 साल का लड़का, जो कि वो खुद आईने में देखकर दंग रह जाता है। जॉर्डन कूपर को देखकर वो क्या कहेगी उसे खुद ही नहीं पता, क्योंकि उसने कूपर के साथ इतने सारे सपने संजो के रखे थे। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इससे ये पता चलता है द ब्यूटी डोज के कितने सारे साइड इफेक्ट है, जिसके बारे में खुद बायरन को भी नहीं पता है। अब यहाँ पे जॉर्डन एक कंघी लेकर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कूपर के सर के बाल को वो कॉम्ब कर रही थी, जहाँ कूपर इसे देखकर ये कहता है कि वो अभी भी वही कूपर है जो कि उसका पार्टनर है और वो अभी भी मिशन के लिए तैयार है। जॉर्डन कहती है कि अगर वो बायरन के सामने जाकर वो बंदूक निकालेगा तब तक उसका पैंट नीचे आ जाएगा, वो बंदूक उठा ही नहीं सकता, वो बायरन को कैसे मारेगा। लेकिन कूपर अभी भी वही कॉन्फिडेंस दिखा रहा होता है कि वो इस मिशन के लिए तैयार है। लेकिन जॉर्डन बिल्कुल समझ जाती है और कहती है कि इसके बारे में बाद में बात करेगी, पहले वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले। ये कहकर जॉर्डन वहां से चली जाती है और कूपर सोच रहा होता है। जिसके बाद जॉर्डन नीचे बाढ़ में आ चुकी होती है, जो कि होटल के नीचे होते हैं, और ऑफकोर्स वो काफी डिप्रेस थी, जहाँ पे ऑलरेडी एसेसिन और जेरेमी वहाँ पे बैठे हुए ड्रिंक्स ले रहे थे। जब जेरेमी जॉर्डन से ये पूछता है कि सब कुछ कैसे हो गया, जिसके जवाब में जॉर्डन गुस्सा होकर कहते हैं कि उसे कैसे पता होगा। वो खुद ये सोच रही होती है कि ऐसे कैसे हो गया। जहाँ पे एसेसिन कहता है थोड़ा शांत होने के लिए उन्हें कुछ प्लान करना पड़ेगा, जहाँ जेरेमी कहता है कि सच में वो लोग अभी करने वाले हैं। जॉर्डन कहती है कि वो जरूर करेगी, लेकिन इसके पहले कूपर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में वो डीएनए को खबर देगी, और इसी के साथ वो बायरन का एड्रेस के बारे में पता कर लेगी, और ये काम तीनों मिलकर भी हो सकता है और बायरन को वो निपटा देगी। लेकिन जेरेमी कहता है कि सब कुछ शुरुआत कहाँ से करने वाला है, जिसके जवाब में एसेसिन कहता है कि कुछ ना कुछ वो प्लान निकाल लेंगे ताकि वो तीनों इस काम को कर सके, क्योंकि अब कूपर को यहाँ इन्वॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अचानक बार में बैठे हुए जो टीवी लगे होते हैं वहाँ पे एड्स चल रहे थे, और ये एड्स बायरन के ब्यूटी डोज के बारे में है, जो बेसिकली सबको सरप्राइज कर देता है, क्योंकि वो 48 घंटे के अंदर वो लॉन्च करने वाला होता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो लॉन्च कर देता है। जहाँ पे वो सेक्सी हॉट वाला एड चला रहा होता है और वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई अगर देखने में भद्दा हो या फिर किसी तरह के डिजीज से जूझ रहा हो, इस ब्यूटी डोज से सब कुछ बदल सकता है और एक नए चेहरा मिल सकता है। जहाँ पे लोग देखकर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन जॉर्डन, एसेसिन और जेरेमी पूरी तरह से शॉक हो चुके होते हैं। तभी वहाँ पे कूपर भी वहाँ पहुंच चुका होता है और कहता है कि वो लोग लेट हो चुके हैं। अब इसके एक हफ्ते के बाद दिखा जाता है जहाँ पे इस ब्यूटी डोज का सबसे ज्यादा असर कौन लोग हो सकते हैं, और वो क्लास होता है हाई स्कूल लड़का लड़कियां, जहाँ पे इंस्टाग्राम रील्स और फॉलोअर्स के चक्कर में इस तरह के हॉट एंड सेक्सी ये लड़कियां बनना चाहती है। इसी ब्यूटी डोज के एड्स उनके फोन पे आए थे और इसी के साथ उन्होंने अलग अलग क्लिनिक्स पे उन्होंने कांटेक्ट किया, जिसके बाद उन्हें ब्यूटी डोज दिया गया, जिससे बिल्कुल वो सभी चेंज हो चुके होते हैं और हॉट एंड सेक्सी बनकर पूरे स्कूल में वो घूम रहे थे। इससे बाकी लड़कियां भी इन्फ्लुएंस हो चुकी होती है, वो एड्रेस मांगती है, जिसके बाद एक के बाद एक लड़कियां इस तरह से बदल रहे होते हैं। यही दिखाया जाता है बेला के बारे में, जो कि पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो चुकी होती है अपने बेस्ट फ्रेंड से, जहाँ पे जाना चाहती है वो किस तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म की है। बेला कहती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो सुंदर बनना चाहती है, जिसके जवाब में उसकी सहेली कहती है कि उसके पास एक कार्ड है, इस कार्ड के नंबर से वो कांटेक्ट करेगा तो इसका एक दूसरा रास्ता भी है, जिसके बारे में आप आगे जानने वाले हैं। टिक और गुंथा जो कि अचानक अपने माँ के लिए प्रेम बसा रहे होते हैं, जो कि अचानक फ्रैनी के लिए होता है, और फ्रैनी भी थोड़ा सा शौक था, लेकिन फ्रैनी अपने बेटे को बायरन से ज्यादा प्रेम करती है और पूरा विश्वास करती है। लेकिन ये दो बेटे अपने बाप से भी ऊपर निकलता है, जहाँ टिक को दिखा जाता है कि वो ब्यूटी डोज निकालता है और फ्रैनी को पता चले बिना उसके गले पे वो इंजेक्ट कर देता है, जिससे फ्रैनी वही बेहोश हो जाती है और दोनों बेटे वहाँ से भागने लगते हैं। कुछ देर के बाद बायरन वापस आता है, जहाँ टिक और गुंथर से कहता है कि बिजनेस मीटिंग के लिए उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा और इसके लिए कुछ चीजें समझा रहा होता है। तभी टिक कहता है कि उनके लिए एक सरप्राइज है जो कि दूसरे कमरे में है, और दोनों ने ऐसा कुछ किया है जो कि उनकी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब बायरन ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि टिक कहना क्या चाहता है। तभी वो पूछता है कि उनकी माँ किधर है। टिक कहता है दूसरे कमरे में, और वो उसका इंतजार कर रही है। ये बायरन के लिए थोड़ा सा अजीब होता है, क्योंकि फ्रैनी कभी भी बायरन का इंतजार नहीं करती है, वो जो मर्जी वो करती है, अपने पति को पसंद ही नहीं करती है, तो वो इंतजार क्यों करेगी। लेकिन इसके बाद ही बायरन ये जानने के लिए उस कमरे की तरफ जा रहा होता है। अब जैसे ही बायरन उस कमरे में जाता है तो वहाँ पे दिखाई देता है कि एक खूबसूरत लड़की जो कि उल्टा मुंह होकर खड़ी होती है और अपना कपड़े उतार रही होती है। बायरन को ऐसा लगता है घर में कोई रैंडम रांड होगा, क्योंकि घर में तो ऐसा कई है, और बायरन लड़कियों का मजे लेता रहता है। और बायरन भी यही सोचा होगा, जो कि अपने पॉकेट से कुछ पैसा निकाल के इस लड़की को यहाँ से निकालना चाहता था। लेकिन फ्रैनी की एक आदत होती है कि वो हमेशा जवाब पहलों से देती है, जैसे कि कुछ बता रही होती है, जिससे बायरन समझ चुका होता है ये फ्रैनी है। जैसे फ्रैनी घूमती है, बायरन अपने आंखें नहीं हटा पा रहा होता है, इतनी खूबसूरत वो बन चुकी थी। फ्रैनी कहती है कि इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से ये चाहता था और उनके बच्चे ने वही किया है। बायरन का ये जवाब होता है कि इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और उसने कभी भी फोर्स भी नहीं किया, लेकिन उसे अपने आप को देखना चाहिए कि वो कितनी खूबसूरत और हॉट बन चुकी है। ये कहने के बाद बायरन फ्रैनी को गले लगाता है, लेकिन फ्रैनी अभी भी खुश नहीं थी। फ्रैनी कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा
आत्मा एक ऐसे बॉडी में ट्रैप होकर रखी है जो उसका है ही नहीं। इतने सालों से वो अपने आर्ट पे काम करी होती है और बहुत सारे आर्ट गैलरी वो चलाती है। कई जगहों से उसने बहुत कुछ कलेक्ट की थी और इसी के साथ अपनी उस एज को उसने ओन किया था, लेकिन अचानक उससे सब कुछ छीन लिया गया। ये कहकर फ्रैनी आगे बढ़ चुकी होती है और घर में जितने भी अलग अलग ऐसे आर्ट गैलरी थे जो कि खूबसूरत उसने कलेक्ट की थी, सब कुछ वो दिखा रही होती है कौन से एज में उसने सब कुछ की थी। लेकिन इनमें से सबसे फेवरेट होता है उसका एक भैंस जो कि 5 महीने पहले वेनिस से खरीदी थी और ये उसकी सबसे फेवरेट भैंस है। वो बारन को गुस्सा होकर कहती है कि एक परफेक्ट इंसान की पहचान क्या होता है वो कभी नहीं जान पाएगा। ये कहकर वो भैंस को तोड़ डालती है। बारन कहता है कि उसने अपना फेवरेट भैंस क्यों तोड़ दिया। फ्रैनी कहती है कि अब उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं बचा है और ये कहकर भैंस का टूटा हुआ टुकड़ा उठा लेती है और कहती है कि इस भैंस के साथ उसकी जिंदगी यही खत्म होती है। यह कहती है फ्रैनी उस वास के टुकड़े से अपने गले को रेत लेती है जिससे खून निकल लगता है जहाँ बारन हेल्प हेल्प पुकार रहा होता है। टीक और गुंथर ये देखकर बिल्कुल शॉक हो चुका होता है। ये दिखाते हुए सीन यही कट हो जाता है। अब उस बेला नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपनी सहेली से उस कार्ड को लेते हुए एक रिचर्ड नाम के लड़के से मिलने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी होती है, जहाँ पहले वो बता देती है कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन उसका एक सपना है कि पूरे क्लासरूम में वो खूबसूरत बनना चाहती है। रिचर्ड का कहना होता है कि जो फिलहाल उसे देख रहा है बेसिकली वो ऐसा नहीं दिखता है। 3 महीने पहले उसका वजन 200 किलो था और हर तरह से वो सब कुछ ट्राई कर चुका है लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। तभी इस एड के बारे में पता चला और 1 हफ्ते के अंदर उसका इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत से लड़कियों का अटेंशन में मिल चुका है। जहाँ रिचर्ड ये बताता है कि इस डोज को लेने के लिए इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरा रास्ता है जो कि मजे वाला, जो कि बेला बिल्कुल समझ चुकी होती है और वो डिस्कम्फर्ट महसूस कर रही होती है। जब रिचर्ड पूछता है कि वो इतनी खामोश क्यों है, बेला बता देती है कि उसने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ 15 साल की है और वो वर्जिन है। जिसके जवाब में रिचर्ड कहता है कि उसे शर्माने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां इस एज में होती है और वो सब कुछ संभाल लेगा अगर वो चाहती है। रिचर्ड से पूरा प्रोसेस जाने के बाद बेला काफी खुश हो रही होती है मन ही मन, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद अगर वो खूबसूरत बन जाए पूरे हाई स्कूल में कैसे उसका नेम फेम होगा और इसी के साथ उसका फॉलोअर्स भी। जिसके बाद बेला रिचर्ड के साथ वो एक होटल में पहुंच चुकी होती है और इससे पहले कोई देख ले दरवाजा बंद कर देता है। लेट नाइट रात को घर आती है जहाँ उसकी माँ फिक्र कर रही होती है और कहती है कि पूरे दिन वो कहाँ पे थी। बेला अपने माँ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है। पूरे रात भर बेला वेट कर रही होती है लेकिन शरीर में किसी तरह का कोई असर ही नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद जैसे वो अपना फोन चेक कर रही होती है अचानक पसीने से भर चुकी होती है और उसका हाथ कांप रहा होता है। ज़ोंबी की तरह हड्डियां चटक रही होती है और इसके बाद वो दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। जब घर में कोई नहीं होता है क्योंकि उसकी मम्मी नर्स होती है और नाइट ड्यूटी के लिए निकल चुकी होती है। पूरे घर में वो शोर कर रही होती है, चिल्ला रही होती है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अगले सुबह उसकी माँ दौड़ते हुए घर पहुंच चुकी होती है क्योंकि बेला फोन नहीं उठा रही होती है। जैसे वो बेला के कमरे में जाती है पूरे घर में खून ही खून था, जहाँ हर जगह थूक की तरह स्लीपर सब कुछ बिखरे पड़े थे। ये सब देखकर उसकी माँ काफी घबराई हुई थी लेकिन बेला कहीं नहीं थी। तभी बेला की माँ को आवाजें सुनाई दे रहा होता है कबोर्ड से। अब जैसे वो दरवाजा खोलती है जिसे देखकर वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। बेला जिस एक्सपेक्टेशन से सब कुछ की थी अब सब कुछ उल्टा ही हो चुका होता है, जहाँ पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुका होता है जो कि खूबसूरती तो दूर की बात है उसका पूरा चेहरा ही बदल चुका होता है। जहाँ बेला रोते हुए अपनी माँ से कह रही होती है बचा लेने के लिए, उसकी माँ अपनी बेटी की शक्ल देखने के बाद चिल्लाने लगती है और सीन यही कट हो जाता है। फ्रैनी की इस हालत की वजह से बारन पूरी तरह से दुख में डूब चुका होता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है। जहाँ फ्रैनी फिलहाल स्टेबल होती है लेकिन वो कोमा में होती है। जिसके बाद उसके ऑफिस में बहुत सारे लॉयर्स का मीटिंग बुलाया जाता है क्योंकि पता चला है कि कम से कम 1 से 2 लाख उसके ऊपर केस फाइल किया गया है अगेंस्ट द ब्यूटी डोज, क्योंकि हाल ही में इसका साइड इफेक्ट्स बहुत ही बढ़ चुका होता है। जैसे कि बेला था जो कि एक मॉन्स्टर में बदल चुकी है और भी ऐसे हाई स्कूल्स के लड़के लड़कियां इस तरह की चीजों में तब्दील हो चुकी होती है और समाज से डरते हुए खुदकुशी कर लिया है, जिसका बहुत ही गलत असर उनकी कंपनी पर पड़ रहा है जो कि उसके लॉयर्स ये बता रहे होते हैं। बारन शांति से सब कुछ सुन रहा होता है और डिसाइड करता है कि अभी इस वीडियो डोज को इमीडिएट बंद करने के लिए सभी के सभी उसके क्लिनिक्स को बंद कर दिया जाए। जितने भी पेशेंट के साथ ये सब कुछ हुआ है उनको फ्री में बूस्टर्स दिया जाए, कोई भी पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाए। वो कहता है कम से कम इसके लिए $150 बिलियन वो खर्च करने के लिए तैयार है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए होगा। ये सब कुछ डिस्कस हो ही रहा होता है तभी टिक और डायना पहुंच चुकी होती है, जहाँ टिक अपने पिता से कहता है कि उसे पता है कि ये बोर्ड मीटिंग है और यहाँ उसका आना मना है लेकिन वो कुछ कहना चाहता है। बारन अपने बेटे टिक से कहता है कि किसके परमिशन से वो यहाँ पे घुसा है और यहाँ पे जो कुछ भी डिस्कशन हो रहा है उससे सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन टिक अपने पिता से कहता है कि सब कुछ करना बंद करने के लिए वो क्यों फ्री में इस तरह के बूस्टर्स बांट रहा है। ये पूरा कंपनी उसके पिता ने बिल्ड किया है और ये उसके फैमिली का लेगेसी है। कुछ भी हो जाए सारे केसेस उन्हें लड़ना है और अपने इस लेगेसी को आगे बढ़ाना है। बारन धमकाते हुए टिक से कहता है कि उसे वो नसीहत देने की कोशिश ना करे कि बिजनेस कैसे चला जाता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज मैटर करता है और वो उसकी बीवी फ्रैनी। तभी डियाना कहती है कि उसके पास एक सोल्यूशन है, क्योंकि उसका एआई रोबोटिक्स कंपनी रे के कुछ डेटा को उसने लिया था और उसने बहुत कुछ टेस्ट कर लिया है।
जिसके कुछ टेस्ट करने के बाद वो बताती है कि उसने एंटीडोट बना लिया है, जिससे एक बार इंजेक्ट करने के बाद जो कुछ भी बीटा डोज की वजह से जो गलत हुआ है वो सब कुछ रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल पहले जैसा इंसान बन सकता है। अब बायरन के लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है और वो डायना को फुल सपोर्ट दे देता है। जिसके बाद बायरन कहता है कि अब ये मीटिंग यही खत्म होता है, फिलहाल वो हॉस्पिटल जा रहा है, इसके बाद वो बाकी के डिसीजन के बारे में सबको इन्फॉर्म कर देगा। जैसे ही बायरन निकल रहा होता है, टिक पीछे पीछे आकर अपने डैड से बात करना चाहता था कि वो इस कंपनी को बचाना चाहता है, लेकिन बायरन टिक को धमकाते हुए उसे कहता है कि कभी भी उसे आउटस्मार्ट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। टिक कहता है उसने तो वही किया जो हमेशा से वो चाहता था अपनी फैमिली के लिए, जिसके जगह बायरन कहता है कि उसने अपनी बीवी को हमेशा अपना चॉइस दिया था, कभी जबरदस्ती नहीं किया, ये सब कुछ उसने किया। जब बायरन समझ चुका होता है कि वो उसके कंपनी को हथियाना चाहता है, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो ऐसा होने नहीं देगा। जहाँ बायरन टिक को वार्न करता है कि वो कभी इस कंपनी के अंदर ना घुसे, ये कहकर बायरन वहां से चला जाता है। अब चारों को दिखा जाता है जो कि डायना के घर पहुंच चुके होते हैं, ब्लैक चश्मा लगा के, जैसे कि मैट्रिक्स मूवी जैसा लग रहा होता है, और एक एक करके नीचे आ रहे होते हैं। जहाँ वो देखकर सरप्राइज हो चुके होते हैं कि वहाँ पे टिक भी होता है डायना के साथ। अब यहाँ पे कूपर कुछ टिक को उंगली करते हुए बता रहा होता है, जिसको जवाब में टिक कहता है कि यहाँ पे बच्चे का क्या काम, क्योंकि उसे पता है कि ये कूपर है। जहाँ पे कूपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन जॉर्डन और जेरेमी उसे रोकने के लिए कहता है। अब यहाँ पे टिक कहता है कि उसका एक प्लान है, जहाँ उसके पिता को एलिमिनेट करने के लिए डायना और वो साथ में आ चुके हैं, क्योंकि उसका पिता अब पास्ट है और वही है कंपनी का फ्यूचर। जहाँ जॉर्डन ने समझ चुकी होती है कि वो कू करना चाहता है अपने पिता के खिलाफ। जेरेमी सब कुछ समझ चुका होता है और वो टिक से कहता है कि यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स वाला खेल चल रहा है और इसमें वो हिस्सा क्यों लेगा। एसासिन जेरेमी को शांत करते हुए टिक से कहता है कि उसके एम्पायर को खड़ा करने के लिए वो मदद क्यों करेगा, क्योंकि वो भी उसके पिता जैसा निकलेगा, फिर उसे भी निपटाना होगा। टिक का जवाब होता है कि इस बेटी डोज को वो बढ़ाना नहीं चाहता है, बल्कि लोगों की मदद करना चाहता है, क्योंकि उसके पिता को फिलहाल रोकना जरूरी है, क्योंकि हाल ही में उसने उसके माँ को भी इंजेक्ट किया है और उसकी माँ क्रिटिकल कंडीशन में है। जिसके बाद कूपर कहता है कि इसके बदले में उसे क्या मिलेगा, जिसके जवाब में टिक कहता है कि डायना ने एक एंटीडोट बनाया है इस ब्यूटी के लिए, जो कि ब्यूटी डोज से जो भी इफेक्ट हुआ है इससे वो रिवर्स हो सकता है। कूपर एक्साइटेड हो चुका होता है, क्या इस डोज से वापस पहले जैसा वो बन सकता है। टिक कहता है हाँ। जॉर्डन कूपर को रोक लेती है और कहती है ना, एक्साइट होने की जरूरत नहीं है, पहले सब कुछ समझ ले। एसासिन का कहना होता है कि इससे पहले भी उन्होंने डोज दिया था, वो देख सकता है कूपर के साथ क्या हुआ है। जिसके जवाब में डायना कहती है कि अगर उसने डोज ले लिया होता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने मजे वाला रास्ता चुना है, इसलिए उसके साथ हुआ है और ज्यादा साइड इफेक्ट्स इसी की वजह से आ रहे हैं। डायना बताती है कुछ दिन पहले रे का बॉडी मिला था, जिसके बाद उसके रोबोटिक्स आर्मी के द्वारा सारा डेटा उसे मिल चुका था, उसी से उसका ये क्योर बना है जो कि ये एंटीडोट जरूर काम करेगा। जिसके बाद टिक चारों को ऑफर देता है कि उनके पास बूस्टर्स भी होंगे और ये एंटीडोट भी, जहाँ इस एंटीडोट को इंजेक्ट करने के बाद वो वापस जैसा अपना शरीर पा सकता है, या फिर जो चेहरा प्रेजेंट में है इसी को वो कंटिन्यू कर सकता है बूस्टर्स लगा के, जो कि उनकी जिंदगी भर के लिए वो अवेलेबल करता रहेगा। अगर उन्होंने उसके पिता को अगर एलिमिनेट कर दिया तो सब कुछ सोचने पड़ जाते हैं कि वो कॉन्फिडेंस कैसे दिखाए। तभी डायना कहती है क्यों ना इसका शुरुआत कूपर से किया जाए। कूपर उस एंटीडोट को अपने हाथ में उठा लेता है, जिसके बाद पूरी तरह से ट्रायल के लिए रेडी होता है और कूपर को ये एंटीडोट इंजेक्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद फिर से वही हलचल लगता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, चारों मिलकर कूपर को पकड़ते हैं। डायना कहती है यही प्रोसेस का पार्ट है, ऐसा जरूर होगा। एसासिन डायना से कहता है कि अगर इस बार कूपर के साथ कुछ गलत हुआ तो वो उसे शूट कर देगा। जहाँ कूपर चिल्ला रहा होता है और उसके शरीर में बदलाव हो रहे होते हैं और ये उसके चेहरे पर दिख रहा होता है, जिसके बाद सीन कट हो जाता है। कुछ घंटों के बाद डायना उनके सामने आती है और कहती है कि कूपर का रीबर्थ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और वो देखने आ सकते हैं। जैसे वो उस कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कूपर एक मोटी सी चमड़ी फाड़ कर वो निकल रहा होता है, उसका हाथ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन चारों कूपर को देखते हुए शौक रह जाते हैं। लेकिन असल में कूपर किसका रूप ले लेता है जो कि दिखाने जाता है, और इसी के साथ ये सीरीज यही खत्म होती है। आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज पसंद आया होगी। अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स मूवीज और सीरीज का एक्सप्लेनेशन हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। अब सभी से जल्द मिलूंगा एक और नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।